कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर कोई अदृश्य स्विच बोर्ड है और उसके बटन कोई और ही दबा रहा है। मतलब किसी दिन हम सुबह उठते हैं और लगता है दुनिया जीत लेंगे, और किसी दिन बिस्तर से निकलने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही भावनाओं के रहमो करम पर हैं। और मजे की बात यह है कि ये एहसास काफी हद तक सही भी है। हमारे शरीर के अंदर वाकई एक पूरा रासायनिक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और इसके कंडक्टर हैं हमारे हॉर्मोन्स। हम्म। वो ही तय करते हैं कि हम कब प्रेरित महसूस करेंगे, कब तनाव में होंगे, कब दूसरों से जुड़ाव महसूस करेंगे। और कब खुद पर भरोसा। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, वो ऐसी ऑर्केस्ट्रा को समझने की है। हमारे पास मास्टर योर हॉर्मोन्स नाम की किताब की एक ऑडियो बुक समरी है, और इसका दावा कह सकते हैं बहुत बड़ा है कि अगर हम अपने मन, शरीर और जीवन पर सच में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें इन आंतरिक रसायनों की भाषा सीखनी होगी। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत खास तौर पर 5 प्रमुख हार्मोन्स पर फोकस करता है: कॉर्टिसोल, डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। अच्छा। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। और हम उस ड्राइवर सीट पर वापस कैसे बैठ सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए इस रासायनिक दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए, शुरुआत उस हार्मोन से करते हैं जिससे शायद हम सब सबसे ज्यादा परिचित हैं, भले ही अनजाने में। कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। स्रोत इसे ज्यादा सोचने, चिंता और वो जो मानसिक थकावट होती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण बताता है। सही बात है। और यहाँ ये समझने दिलचस्प है कि कॉर्टिसोल अपने आप में बुरा नहीं है। इसका जो मूल काम था वो हमें खतरों से बचाना था। अब सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज के सामने कोई जंगली जानवर आ गया। अच्छा। उस वक्त यही कॉर्टिसोल था जो उनके शरीर को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड। हाँ, फाइट और फ्लाइट मोड में लाता था, ताकि वे अपनी जान बचा सकें। लेकिन आज के दौर में जंगली जानवर तो नहीं हैं, पर उनकी जगह ले ली है बॉस के ईमेल ने, ट्रैफिक जाम ने और सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों ने। मुझे लगता है हमारा दिमाग इन नए और पुराने खतरों में फर्क नहीं कर पाता, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। शरीर के लिए एक जरूरी ईमेल का जवाब न दे पाने का डर और एक शेर का डर, दोनों एक ही तरह की प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। ओ। नतीजा, हम लगातार एक हल्के फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं। दिल की धड़कन तेज रहती है, मांसपेशियां तनाव में रहती हैं और दिमाग हमेशा किसी अनहोनी के लिए तैयार रहता है। और लंबे समय में ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है। तो इस लगातार बजने वाले अलार्म को बंद कैसे किया जाए? स्रोत कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीके बताता है, जैसे कि गहरी सांस लेने वाले व्यायाम। मुझे ये हमेशा थोड़ा अजीब लगता था कि सिर्फ सांस लेने से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। जब हम जानबूझकर गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो हम अपने नर्वस सिस्टम को एक संदेश भेजते हैं कि सब ठीक है, खतरा टल गया है। अच्छा। ये उस फाइट और फ्लाइट स्विच को बंद करके रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी आराम करो और पचाओ वाले सिस्टम को चालू कर देता है। एक और सुझाव जो मुझे बहुत काम का लगा वो है सुबह की शुरुआत बिना फोन के करना। उठते ही ईमेल और नोटिफिकेशन की दुनिया में कूद जाना, मतलब अपने दिमाग को सीधे तनाव की भट्टी में झोंकने जैसा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही स्रोत धूप लेने पर बहुत जोर देता है। सुबह की धूप सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं है, यह हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है और कॉर्टिसोल के स्तर को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने में मदद करती है। और शायद सबसे मुश्किल काम नकारात्मक विचारों के उस चक्र को तोड़ना। जब हम एक ही चिंता के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो हम असल में अपने शरीर को लगातार कॉर्टिसोल बनाने का आदेश दे रहे होते हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। तो संदेश साफ है, अपने दिन की शुरुआत में कुछ छोटे सचेत बदलाव करके हम कॉर्टिसोल को अपना दोस्त बना सकते हैं, दुश्मन नहीं। उसे सिर्फ तब काम करने दें जब सच में जरूरत हो, न कि 24 घंटे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने सुबह के कॉर्टिसोल को संभाल लिया, हम शांत हैं, लेकिन अब हमें बिस्तर से उठ के काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए। वो धक्का कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हमारे अगले हार्मोन डोपामाइन की दुनिया में कदम रखने का सही समय है। क्या बढ़िया कनेक्शन है। डोपामाइन को अक्सर सिर्फ एक फील गुड हार्मोन समझ लिया जाता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये चाहत का हार्मोन है। ये हमें भविष्य में मिलने वाले इनाम का लालच देकर काम करवाता है। जब कोई सोचता है, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट खत्म कर लिया तो मुझे प्रमोशन मिलेगा,
तो उस प्रमोशन की चाहत जो काम करवा रही है। वो डोपामीन का खेल है। बिल्कुल। लेकिन इस समरी में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है जो इस समझ को पूरी तरह बदल देती है। ये कहती है कि हमें इनाम मिलने पर उतना डोपामीन नहीं मिलता जितना उस इनाम की उम्मीद में मिलता है या उसे पाने की प्रक्रिया में। यही वजह है कि सोशल मीडिया की वो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग इतनी नशीली है। हमें पता नहीं कि अगला वीडियो मजेदार होगा या नहीं, और यही शायद कुछ अच्छा मिल जाए की उम्मीद हमें स्क्रॉल करवाते रहती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहीं से समस्या शुरू होती है। हमारा दिमाग स्मार्ट है लेकिन आलसी भी। हाँ, वो कम मेहनत में ज्यादा डोपामीन चाहता है। सोशल मीडिया, जंक फूड, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब डोपामीन के सुपरफास्ट स्रोत हैं। और जब दिमाग को लगातार ऐसे तेज डोपामीन हिट्स मिलते रहते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसे स्रोत डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब दिमाग का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। उसे वही मजा पाने के लिए और ज्यादा तेज उत्तेजना की जरूरत पड़ती है। ठीक समझे। और इसका नतीजा ये होता है कि किताब पढ़ने, कोई नई स्किल सीखने या किसी गहरे काम पर ध्यान लगाने जैसी गतिविधियों में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनसे मिलने वाला डोपामीन का इनाम धीमा और हल्का होता है। हमारा दिमाग बोर होने लगता है। ये एक अपराध बोध और भटकाव का चक्र बनाता है। हमें पता है कि हमें जरूरी काम करना चाहिए, पर हमारा दिमाग आसान इनाम की तरफ भागता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें मनोरंजन पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? क्या हर तरह की तुरंत मिलने वाली संतुष्टि बुरी है? नहीं, स्रोत ऐसा नहीं कहता। यहाँ बात संतुलन की है। पहला कदम है अपने डोपामाइन स्रोतों को ट्रैक करना, ये जानना कि दिन भर में कहाँ-कहाँ से डोपामाइन की डोज मिल रही है। दूसरा, तुरंत मिलने वाली संतुष्टि को धीरे-धीरे कम करना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कम डोपामाइन वाली गतिविधियों में संतुष्टि खोजना सीखना। इसे डोपामाइन डिटॉक्स भी कह सकते हैं, जहां आप अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो धीमी और सार्थक खुशियों का मजा ले सके। ये तो अपने दिमाग को फिर से संवेदनशील बनाने जैसा हुआ, ताकि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिल सके। तो कॉर्टिसोल को शांत किया, डोपामाइन से प्रेरणा पाई, लेकिन सिर्फ प्रेरणा से तो काम नहीं होता। काम करने के लिए एक तरह का आत्मविश्वास और ताकत भी चाहिए। क्या यहाँ टेस्टोस्टेरोन की भूमिका आती है? बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन को अक्सर सिर्फ मर्दाना हार्मोन मान लिया जाता है, लेकिन ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में आत्मविश्वास, फोकस और प्रतिस्पर्धी भावना के लिए जिम्मेदार है। जब इसका स्तर सही होता है तो हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार महसूस करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते और अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहते हैं। स्रोत में इसके कम होने के लक्षणों का भी जिक्र है, जैसे प्रेरणा की कमी, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल और एक तरह की शारीरिक और मानसिक कमजोरी महसूस होना। तो सवाल यह है कि इसे स्वाभाविक रूप से कैसे बढ़ाया जाए? किताब में भारी व्यायाम करने की सलाह दी गई है। हाँ, खास तौर से वेट लिफ्टिंग या ऐसी कोई भी गतिविधि जो मांसपेशियों को चुनौती दे। ये शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने का सीधा संकेत देता है। इसके अलावा आहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। जंक फूड और बहुत ज्यादा चीनी हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर सकता है। एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है साहसिक कदम उठाने की सलाह। स्रोत कहता है कि परिकल्पित जोखिम लेना, जैसे किसी मीटिंग में अपना आइडिया पेश करना या कोई मुश्किल फैसला लेना, यह सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं है, यह असल में हमारे शरीर के रसायन को बदल सकता है। ये मन और शरीर के गहरे संबंध को दिखाता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें थोड़ा डराता है, लेकिन हम उसे फिर भी कर गुजरते हैं, तो हमारा दिमाग हमें आत्मविश्वास से पुरस्कृत करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन के स्तर से जुड़ा हुआ है। पूरी और गहरी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शरीर ज्यादातर हार्मोन रात में ही बनाता है। तो ये एक पूरा पैकेज है, सही कसरत, सही खाना, अच्छी नींद और मानसिक रूप से खुद को चुनौती देना। ये सब मिलकर हमें वो ताकत और आत्मविश्वास देते हैं जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या सिर्फ व्यक्तिगत सफलता ही काफी है? हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, अकेलापन भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उंगली रखी है, और यहीं पर हमारा चौथा हार्मोन ऑक्सीटोसिन तस्वीर में आता है। इसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा। यह हमें दूसरों से जुड़ने, प्यार करने और उन पर भरोसा करने में मदद करता है। ये सामाजिक संबंधों की गोंद है। स्रोत आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना की ओर इशारा करता है। आज हमारे पास हजारों ऑनलाइन दोस्त और फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारे ऑक्सीटोसिन का स्तर कम हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब ऑक्सीटोसिन की कमी होती है तो हम भावनात्मक रूप से दूसरों से कटा हुआ महसूस करते हैं।
ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक रासायनिक हकीकत है। डिजिटल कनेक्शंस असली इंसानी स्पर्श और नज़र के मेल की जगह नहीं ले सकते। तो इस लव हार्मोन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए? स्रोत में कुछ बहुत ही प्यारे तरीके बताए गए हैं। सबसे आसान है गले मिलना। एक सच्चा गर्मजोशी से भरा हग तुरंत ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ा सकता है। एक और शक्तिशाली तरीका है किसी की आंखों में गहराई से देखना। बिना कुछ कहे भी ये एक गहरा संबंध बनाता है। इसके अलावा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ये हमारे अंदर भी एक अच्छी भावना पैदा करता है, और वो भावना ऑक्सीटोसिन है। पालतू जानवरों के साथ समय बिताना भी एक शानदार तरीका बताया गया है। उनका बिना शर्त का प्यार ऑक्सीटोसिन का एक बड़ा स्रोत है। और कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम किसी को बताते हैं कि हम उनके लिए आभारी हैं, तो ये हमारे बीच के बंधन को मजबूत करता है। दिल से की गई बातचीत, किसी के कंधे पर दिलासा देने के लिए रखा गया हाथ, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ऑक्सीटोसिन टैंक को भरती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे से जुड़ने की एक जैविक जरूरत है, और ऑक्सीटोसिन वो रसायन है जो इस जरूरत को पूरा करने में हमारी मदद करता है। तो हमने तनाव को संभाला, प्रेरणा पाई, आत्मविश्वास बनाया और दूसरों से जुड़े। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब कभी-कभी बहुत क्षणिक लगता है। डोपामाइन का नशा उतर जाता है, मुलाकातें खत्म हो जाती हैं। क्या कोई ऐसा हार्मोन है जो लंबे समय तक चलने वाली स्थिर खुशी के लिए जिम्मेदार हो? बिल्कुल, और वो है हमारा अंतिम हार्मोन, सीरोटोनिन। अगर डोपामाइन एक रोमांचक फायरवर्क की तरह है, तो सीरोटोनिन एक गर्म आरामदायक अलाव की तरह है। वाह! ये लंबे समय तक चलने वाली खुशी, संतुष्टि और भावनात्मक संतुलन के लिए जिम्मेदार है। स्रोत कहता है कि सीरोटोनिन हमारे आत्म-मूल्य की भावना से भी जुड़ा है। जब इसका स्तर संतुलित होता है, तो हमें लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, हमारा जीवन मायने रखता है और हम अपने जीवन में सही जगह पर हैं। इसकी कमी से डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके काम बहुत व्यापक है। ये सिर्फ मूड ही नहीं, बल्कि हमारी नींद, पाचन और याददाश्त को भी नियंत्रित करता है। ये हमारे सिस्टम का स्टेबलाइजर है। जब ये सही मात्रा में होता है, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। तो इस स्थिर खुशी के हार्मोन को कैसे बढ़ाया जाए? यहाँ कुछ तरीके वही हैं जो हमने पहले सुने, लेकिन अब उनके पीछे का विज्ञान समझ आता है। जैसे नियमित रूप से धूप में समय बिताना। धूप सेरोटोनिन के उत्पादन को सीधे तौर पर बढ़ाती है। कृतज्ञता का अभ्यास करना भी यहाँ काम आता है। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो ये हमारे दिमाग के रसायन को सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। एक और बहुत अच्छा सुझाव है अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को लिखना। ये हमें हमारी प्रगति की याद दिलाता है और आत्म-मूल्य की भावना को मजबूत करता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और दूसरों की मदद करना, ये दोनों भी सेरोटोनिन के शक्तिशाली बूस्टर हैं। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे ये सभी हार्मोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अच्छी आदत कई हार्मोन्स को एक साथ संतुलित कर सकती है। यही इस समरी का सबसे खूबसूरत संदेश है। ये हमें टुकड़ों में देखने के बजाय एक एकीकृत सिस्टम के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन 5 हार्मोन्स के स्विचबोर्ड को समझकर हम अपनी आंतरिक शांति, ऊर्जा और जीवन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं? बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियंत्रण बड़े और मुश्किल बदलावों से नहीं आता। ये गहरी सांस लेने, धूप में बैठने, किसी दोस्त को गले लगाने या अपनी किसी जीत को लिखने जैसे छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों से आता है। ये अपनी खुशी और सेहत की बागडोर अपने हाथों में लेने जैसा है, एक समय में एक छोटा कदम उठाकर। ये वाकई एक सशक्त बनाने वाला विचार है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक टूल किट है, हमें बस उसे इस्तेमाल करना सीखना है। इस पूरी चर्चा से हमारे आंतरिक संसार का एक रासायनिक नक्शा सा बनता है, और ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। अगर कोई अपने आज के दिन के बारे में सोचे, तो इन रासायनिक संकेतों में से कौन सा सबसे तेज बज रहा है? क्या ये तनाव का कॉर्टिसोल है, या तुरंत इनाम वाला डोपामाइन, या फिर जुड़ाव वाला ऑक्सीटोसिन? और ये जानने के बाद कल सुबह ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है जो इस रासायनिक संतुलन को एक बेहतर, ज्यादा सकारात्मक दिशा में मोड़ दे?